नमस्कार दोस्तों। आज फिर वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने क्वार्टर डिवीजन जो है क्वार्टरों का आवंटन और स्थानांतरण पर उन्हें रोके रखने आदि पर मास्टर सर्कुलर 49 पे डिस्कस करेंगे। मैं एक बात बता दूं, पहले तो जैसे मैं जो भी बता रहा हूं मेरे अपने खुद के विचार हैं, रेलवे से कंसर्न नहीं है। आपको अगर चाहिए तो आप चाहे तो अपने लेवल पे कंफर्म करा सकते हैं। मास्टर सर्कुलर काफी लंबा है, करीब 47 पेज का है, तो थोड़े मेरे कुछ वीडियोस, पूरा लंबा वीडियो कई लोगों ने सजेशन दिया कि सर आप बहुत लंबा वीडियो मत ना बनाए, छोटे छोटे वीडियो बनाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ वीडियोस पार्ट में बनाऊंगा, जितने भी पार्ट बनते हैं। एक दो वीडियो बना चुका हूं मैं, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे क्वार्टर कंडीशन में, ट्रांसफर में और रिटायरमेंट में, वो मैं बता चुका हूं आपको। तो स्टार्ट हम करते हैं। तो मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात मुझे और बताना था कि कई लोग मुझे कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं, सर इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाइए, जिसमें क्वार्टर टेंशन में भी था, तो वो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आप निश्चिंत रहिए, मैं लगभग सभी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊंगा। स्टेब्लिशमेंट के जो कनेक्शन के, रेलवे के स्टेब्लिशमेंट रूल के कनेक्शन में अगर है तो मैं जरूर हर सब्जेक्ट पे बनाऊंगा। लेकिन चूंकि एक टाइम लिमिट है मेरे पास, रेगुलर जॉब है, उसके बाद जो भी थोड़ा टाइम मिलता है संडे या जब भी छुट्टी के दिन, तो मैं कोशिश करूंगा आपको जितना टाइम मिले सब सब्जेक्ट बनाने के लिए। तो आप प्लीज मेरे वीडियो देखते रहिए, जरूर वीडियो बनाऊंगा, और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, उससे थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने को। तो और देखते रहिए, तो मैं सभी सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मास्टर सर्कुलर 49, क्वार्टर टेंशन का है ये। 2019 पे अपडेट किया था रेलवे बोर्ड ने। डेट है 20/8/2019। सब्जेक्ट में अलॉटमेंट ऑब्लिक रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर। सबसे पहले रेलवे बोर्ड ने जो रिटेंशन का सर्कुलर निकाला था, मास्टर सर्कुलर, वो 19 जनवरी 93 में निकाला था। उसके बाद रेलवे बोर्ड ने 2007 में निकाला, उसके बाद अभी 2000 अपडेट करके 2019 में निकाला हुआ है। तो सबसे पहले मास्टर सर्कुलर के बारे में बता दूं कि आपको कई लोग अलग अलग चैनल्स में कई बातें बता रहे हैं। मैं जो भी बात बता रहा हूँ हमेशा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के माध्यम से बता रहा हूँ, ये ज्यादा ऑथेंटिक है। हो सकता है कुछ अपडेट बाद में आए, वो किसी वजह से रह जाए, लेकिन जनरली जो मेरे जो वीडियो होंगे वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ऑथेंटिकेटेड होंगे, तो आप जरूर खुद भी चेक कर सकते हैं। और कोई भी सर्कुलर को मैंने जैसे पहले बताया कि आपको थोरोली पढ़ना पड़ेगा, सारे सर्कुलर को साथ में लेके चलोगे तो हमारा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही जाएगा। तो ये 2019 का अपडेटेड सर्कुलर है, जिसमें बताया है कि एंटाइटलमेंट, सबसे पहले बताइए कोई क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं तो एंटाइटलमेंट क्या है। तो इसमें 2.1 बताया जनरल एंटाइटलमेंट्स। पहला, स्टाफ विद ग्रेड पे इक्वल टू और लेस देन 1800 जीपी, या आज की तारीख में लेवल 1 की हम बात करें तो वो टाइप 1 के लिए एंटाइटल होते हैं। स्टाफ विद ग्रेड पे मोर देन 1822, यानी 1800 लेवल 1 से ऊपर, लेवल 2 से लेके 24, ये लेवल मेरे ख्याल से आएगा, लेवल 3 हो जाएगा हमारा, लेवल 4 सॉरी। तो लेवल 4 तक हमारा आ जाएगा 24 टाइप 2। इसके बाद स्टाफ विद ग्रेड पे, यानी लेवल 4 से ऊपर 24 जीपी से लेके लेवल 6 अप टू लेवल 6, 4200 तक के लिए टाइप 3 के एंटरटेनमेंट है। 4200 से ऊपर, 4200 से ऊपर, लेवल 6 से ऊपर लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, यानी 4800, 4600, 5400, 6600 जो भी हैं उनको टाइप 4 मिलेगा। उसके बाद ग्रुप सी की बात खत्म कर दी इन्होंने, फिर गजेटेड ऑफिसर की बात की ही ग्रेड पे। गजेटेड ऑफिसर में भी अगर वो 5400 या 4800 में है तो उनको भी टाइप 4 हो, और यहाँ 6600 से ऊपर भी इन्होंने टाइप 4 ही बताया गया है। सॉरी, गजेटेड ऑफिसर विद ग्रेड पे लेस देन 66 के लिए तो टाइप 4 बताया, और 6600 जो भी है सीनियर स्केल ऑफिसर होते हैं 66 के अंदर, उनके लिए टाइप 4 स्पेशल है। और 66 से अबव जो है, यानी 76 जे ग्रेड ऑफिसर जो स्टार्ट होता है, वो उनका होता है ग्रेड पे 7600, लेवल 13। तो वहां से ऊपर जो हो जाएगा वो टाइप 5 के लिए एलिजिबल होते हैं। ये एंटरटेनमेंट है। इसके अलावा रनिंग स्टाफ को थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट मिलता है, उसके हिसाब से इन्होंने टाइप 2, ये 2.2 में एंटरटेनमेंट ऑफ रनिंग स्टाफ के बारे में बताया है। सेकंड फायरमैन 1800 टाइप 2, ये पुराने नियम है। आज की तारीख में जहां तक मेरी जानकारी है, सेकंड फायरमैन होता है एलपी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, जो कि 1900 में होता है। तो एलपी जो है उसमें बताया 1900 में, या लेवल 2 में जो भी लोग हैं उनको टाइप 2 मिलेगा। और लेवल जीपी 2400, 2400 जो जीपी में है एलपी, सीनियर एलपी की जो पोस्ट होती है उसके लिए टाइप 3 है।
गुड्स गार्ड जो हमारे लेवल 5 में आते हैं, डायरेक्ट इनिशियल रिक्रूटमेंट गेट गुड्स गार्ड में जो रेलवे में आते हैं, उनको सीधा 2800 ग्रेड पे मिलता है, लेवल 5 मिलता है, उनके लिए टाइप से एक एंटरटेनमेंट है। और लेवल 5 के ऊपर जितने भी पोस्टें हैं रनिंग में, चाहे वो लोको रनिंग हो या ट्रैफिक रनिंग में गार्ड्स वगैरह आते हैं, यानी 42 एंड अबव उसमें होता ही नहीं रनिंग में। रनिंग में सारे की सारी जो पोस्टें होती है वो 42 में होती है, चाहे वो सीनियर गुड्स गार्ड हो, पैसेंजर गार्ड हो, मेल एक्सप्रेस गार्ड हो, जो भी हैं सब 4200 में होते हैं। तो सबको टाइप 4 के लिए एंटाइटल होते हैं। और आगे चलते हैं, जो मेन मेन जो बातें हैं, इनमें काफी सारी बातें हैं लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताऊंगा आपको। इसमें सी में बताया नोट में कि टाइप 2 क्वार्टर में बी अलॉटेड टू रेलवे एम्प्लॉई इन ग्रेड पे 1800 इन केस एनी लोकेशन टाइप 2 क्वार्टर आर वैकेंट एंड नो वन एंटाइटल्ड फॉर इट इन द वेटिंग लिस्ट, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट लाइसेंस फी शैल बी liable to be recovered would be of type 2 quarters not as per the entitlement of the employee in grade पे 18। इसमें कहा गया है कि जनरली लेवल 1 1800 जीबी में जो हम काम कर रहे हैं अर्स्ट वाइल ग्रुप डी, वो टाइप 1 के लिए एंटर होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी प्लेस पर किसी लोकेशन में अगर टाइप 2 खाली है और कोई एलिजिबल बंदा नहीं है और वेटिंग लिस्ट में भी कोई भी बंदा नहीं है, तो खाली रखने से अच्छा है कि लेवल 1 में जो कर्मचारी है वो अगर डिमांड करते हैं तो उनको दिया जा सकता है। ये एक अलाउ किया हुआ है, बड़ा अच्छा पॉलिसी रेलवे ने बनाया है, तुम्हें दस्ते हैं। लेकिन कंडीशन ही डाली है कि बंदे को अगर लेवल 2 वाले को, सॉरी लेवल 1 वाले को अगर टाइप 2 देंगे तो जो उसका लाइसेंस फी जो कटता है हर महीने, वो भी लेवल जो हमारा टाइप 2 के हिसाब से ही कटेगा, जो भी फिक्स है उसके प्लिंथ एरिया के हिसाब से, वो हिसाब से कटेगा। ग्रुप डी पॉइंट डी में बताया कि यदि इफ एन ऑफिसर इज रिवर्टेड टू लोअर ग्रेड हिज और एंटाइटलमेंट में बी रिवाइज्ड एज पर हिज ग्रेड पे। इसमें कहा गया है कि कोई कर्मचारी या अधिकारी है, उसको अगर रिवर्ट करते हैं तो रिवर्जन का मामला कई बार ऑन रिक्वेस्ट रिवीजन लेते हैं, कई बार इंटरनल ट्रांसफर में भी आदमी रिवर्ट होके जाता है। तो जनरली पास फैसिलिटी में तो रेलवे बोर्ड ने निकाला हुआ है पास में, और मेडिकल डिक्राइज के केस में अगर किसी वजह से लोअर पोस्ट पर ऑब्जर्व होता है मेडिकल डिक्राइज में, और पास में अगर इंटरनल ट्रांसफर में लोअर पोस्ट में रिवर्जन लेके जाता है, तो उसका एंटाइटलमेंट वही रहेगा पास के हिसाब से। अगर वो फर्स्ट क्लास पास के लिए एलिजिबल है, मान लीजिए 42 में और 28 में गया है, तो उसको फर्स्ट क्लास पास ही मिलेगा। ये रेलवे बोर्ड की पॉलिसी है। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि नहीं, यहाँ वो बेनिफिट नहीं दिया है। इसमें कहा है कि अगर रिवर्जन लेता है तो वो ग्रेड पे के हिसाब से, जिस भी ग्रेड पे में इसका रिवर्ट हुआ उसी के टोटल जो मैं स्टार्टिंग में बताया था उसके हिसाब से इसको मिलेगा। हालांकि एक बेनिफिट दिया गया है कि अगर मान लीजिए रिवर्जन हो गया है और टाइमिंग उसके पास जो मकान है हायर साइड का है और लोअर साइड में मकान अवेलेबल नहीं है लोअर टाइप का, जिसके लिए वो एंटाइटल है, एलिजिबल है, तब वो अपना मकान को कंटिन्यू कर सकता है, रिटर्न कर सकता है टिल सच टाइम व्हेन ही गेट्स द न्यू क्वार्टर इन हिज एज पर हिज एंटाइटलमेंट। तो तब तक वो रख सकता है, ये प्रोविजन दिया हुआ है। अगला पॉइंट है 3, अलॉटमेंट ऑफ रेलवे क्वार्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टाफ एज एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फॉर द अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर। तो रेलवे में जैसे कोई पोस्ट होती है वो सिलेक्शन पोस्ट होती है, नॉन सिलेक्शन पोस्ट होती है, दो पार्ट है। ऐसे ही क्वार्टर को भी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल के रूप में दो पार्ट में डिवाइड किया है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। क्या होते हैं एसेंशियल? हालांकि कहीं स्पेसिफिक आपको नहीं मिलेगा कि एसेंशियल में किसको रखा रखा गया, किसी को ना रखा गया। और रेलवे बोर्ड ने भी लिखा हुआ है यहाँ पर, Railway Board have not laid down any rules instruction for uniform application and the actual classification as per the local condition has been left to the discretion of zonal railway। यानी कि कहीं रेलवे बोर्ड की स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं। मैंने भी सर्च की कोशिश किया नेट पे कि एसेंशियल किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, तो रेलवे बोर्ड ने बोला है कि हमने कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई है, ये लोकल लेवल पे जोनल लेवल पे डिसाइड करे किसको एसेंशियल मानना है किसको एसेंशियल नहीं मानना है, यानी नॉन एसेंशियल मानना है। अब किसको मानेंगे? तो जो एक लॉजिकली मैं बता दूं, हमारे रेलवे में सेफ्टी कैटेगरी और नॉन सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट होती है। सेफ्टी कैटेगरी पोस्टें वो होती है जो सेफ्टी से डायरेक्ट यानी ट्रेन मूवमेंट से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है, जैसे स्टेशन मास्टर है, हमारे पॉइंट्समैन है और बाकी दूसरे डिपार्टमेंट रनिंग में आते हैं, लोको पायलट गार्ड वगैरह। तो जो सेफ्टी से जुड़े हुए हैं, जो ट्रेन मूवमेंट से ट्रेन रनिंग से जुड़े हुए लोग हैं, डायरेक्ट ट्रेन से कनेक्टेड होते हैं। कुछ हमारे जैसे होते हैं जो ऑफिस में बैठते हैं, अकाउंट्स वाले ऑफिस में बैठते हैं, क्लरिकल स्टाफ जो है ऑफिस में बैठते हैं, जो लाइन पे आराम से ऑफिस में बैठे हुए हैं, जो ट्रेन से डायरेक्ट मूवमेंट से जुड़े नहीं है। तो इसमें एक मोटा मोटा का अनुमान मैं आपको बता दूं कि जो लोग सेफ्टी से जुड़े हुए हैं, ट्रेन मूवमेंट से जो जुड़े हैं, उनको एसेंशियल माना गया, क्योंकि उनको ट्रेन के चलने से उनकी काम उन सब पड़ता है उनको, तो उनके लिए रेलवे कोटा देना ज्यादा जरूरी है। एसेंशियल नॉन एसेंशियल का मतलब ये होता है कि भाई जो लोग यातायात से प्रभावित जो होते हैं, ट्रेन रनिंग से जो संबंधित होते हैं, उनको
रेलवे का यातायात बाधित हो सकता है अगर उनको मकान नहीं मिले, लेट पहुंचने में लेट हो जाए। तो इसलिए कहा गया कि इनको मकान देना जरूरी है, इसलिए इनको एसेंशियल में रखा गया है। और नॉन एसेंशियल में ठीक है, उनको हम सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो एसेंशियल में जनरली वो होते हैं जो ट्रेन रनिंग से या सेफ्टी कैटेगरी से लोग जुड़े हुए होते हैं। ये एक हल्का हल्का है, बाकी ये कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस रेलवे बोर्ड ने नहीं बनाई है। ये जोनल लेवल डिसाइड करेगा। तो इसमें यही होता है पहले पहले में कि दो पार्ट में डिसाइड करना। और इसमें एक और बात की बी में कि आउट ऑफ द क्वार्टर सेट अपार्ट फ्रॉम एसेंशियल कैटेगरी सेपरेट फुल फॉर क्वार्टर शुड बी मेंटेन फॉर रनिंग स्टाफ। रनिंग स्टाफ के लिए भी कहा गया है कि उनके लिए भी जो दो पुल बनेंगे, सेफ्टी एसेंशियल नॉन एसेंशियल, रनिंग के लिए अलग एक पुल बनेगा जो सिर्फ रनिंग स्टाफ के लिए होगा, एसेंशियल में भी। और उसके हिसाब से उनका अलॉटमेंट होगा। बी में बताया टीए पर्सनल एज एसेंशियल। तो टीए पर्सनल मतलब जो टेरिटोरियल आर्मी में जाते हैं, जिनके लिए दूसरा नाम है रेलवे इंजीनियरिंग ग्रुप यूनिट। टेरिटोरियल आर्मी में जो जाते हैं हम उसको टीए बोलते हैं, पर्सनल बोलते हैं, जो टेरिटोरियल आर्मी बोलते हैं, और यह बोलते हैं रेलवे इंजीनियर्स ग्रुप यूनिट। उनको भी एसेंशियल माना गया है। अब टीए पर्सनल में बता दूं, सारे लोग, कोई भी रेलवे एम्प्लॉय हो, चाहे वो क्लर्क हो या अकाउंट्स असिस्टेंट हो, जिसको हम नॉन सेफ्टी बोलते हैं, जिसका मैंने बताया था, वो सारे के सारे लोग टीए में जो भी जाता है कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो जो भी टीए में जाते हैं उनको भी एसेंशियल माना है, ये रेलवे बोर्ड ने स्पेसिफाई कर दिया था। इनको तो हमको मानना ही मानना है, तो उनको भी मानना है। एक और बताया गया है कि टीए में जो लोग जाते हैं उसमें बताया गया सम ऑफ द स्मार्टर एम्प्लॉय हु शो लीडरशिप एंड एंथुसियाज्म इन टीए मे बी प्रेफरेंस ओवर अदर टीए पर्सनल इन अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर्स आउट ऑफ टर्न। टीए पर्सनल में तो काफी लोग जाते हैं, तो उसमें से कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, एंथुसियाज्म होते हैं, उत्साही होते हैं, काफी हर मामले में पार्टिसिपेट होते हैं। तो उनके लिए कहा गया है कि उनको भी जो आउट ऑफ टर्न देने का, मकान देने का प्रोविजन बताया हुआ है। सच अलॉटमेंट हाउएवर शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द अनहाउस टीए। 10% का कंडीशन रखा गया है, और जो मिनिमम है बिगर स्टेशन पे 5 रखा गया है। तो उनके तो कई भी क्वेश्चन पूछा सकता है एग्जाम में कभी भी कि रनिंग स्टाफ एसेंशियल में आते हैं नहीं आते। ये टीए पर्सनल का एक अच्छा क्वेश्चन है। जनरली आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, टीए पर्सनल को एसेंशियल माना जाएगा नहीं मानेगा। अगर नहीं माना, आपको जानकारी नहीं है, तो आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया है, सर्कुलर पढ़ लिया है, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि टीए पर्सनल को भी एसेंशियल माना गया। चौथा पॉइंट है हमारा अलॉटमेंट ऑफ रेलवे क्वार्टर रिजर्वेशन फॉर एस सी एस टी। तो रिजर्वेशन एस सी एस टी जो कर्मचारी हैं उनको कई तरह के बेनिफिट रेलवे में दिए गए हैं। उसमें से एक बेनिफिट आता है अलॉटमेंट ऑफ रेलवे क्वार्टर। रेलवे क्वार्टर के अलॉटमेंट में भी एस सी एस टी कर्मचारी को जो है प्रावधान किए गए हैं, आरक्षण दिया गया है। क्या दिया हुआ है? कहा गया है कि रिजर्वेशन ऑफ 10% ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइप 1 टाइप 2 रेलवे क्वार्टर शुड बी मेड इन फेवर ऑफ एस सी एस टी एम्प्लॉय इन ऑल द एरियाज वेयर नंबर ऑफ क्वार्टर इज 50 और मोर। यानी कि किसी भी स्टेशन में अगर मान लीजिए 50 क्वार्टर या उससे अधिक है, 50 से कम है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 50 या उससे अधिक क्वार्टर हैं टाइप 1 और टाइप 2 के, तो 10% जो क्वार्टर होंगे उसमें एस सी कर्मचारियों के लिए रिजर्वेशन रहेगा। मतलब उतने क्वार्टर आपको एस सी कर्मचारियों के लिए रिजर्व रखने हैं, अगर 50 से उससे अधिक हैं। तो एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस सी कर्मचारियों के लिए मकान में जो रिजर्वेशन का प्रावधान है उसके लिए मिनिमम कितने क्वार्टर होने चाहिए उस स्टेशन पे, तो 50 आएगा टाइप 1 टाइप 2 के लिए। It is further desired that representative of SC/ST employee who have been duly recommended by the SC/ST Railway Employee Association should also be included in the housing allotment committee in all the places where it exists। साथ में ये भी कहा गया है कि जो हाउसिंग कमेटी होती है, जहां जहां भी है, मतलब जहां है, वहां पे SC/ST कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि भी होना जरूरी है, इनको शामिल किया जाएगा, ये भी कहा गया है। बी में कहा गया है रिजर्वेशन इन अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर विल अप्लाई ओनली इन एसेंशियल कैटेगरी। तो इसमें रिजर्वेशन का जो बेनिफिट दिया हुआ एससी कम्युनिटी को, वो सिर्फ नॉन एसेंशियल कैटेगरी में ही कहा गया है, वहीं लागू होगा। सी पॉइंट कहा गया है द रिजर्वेशन इज मेड against the total number of quarter at station, not against the number of quarter in a particular pool where the number of quarter is less than 50। तो आपका जो 50 क्वार्टर है वो किसी पर, हमारे यहाँ रेलवे में अलग अलग पूल होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग पूल है, एसएनटी का पूल है, अकाउंट्स का पूल होगा, रनिंग वाला पूल है, तो ऐसे अलग अलग पूल होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जो रिजर्वेशन की बात होगी तो टोटल एक पकड़ना, सबको अलग अलग पूल वाइज नहीं पकड़ना आपको, ये कहा गया आपका। डी में क्या है? 2 वेटिंग लिस्ट आर टू बी मेंटेन, 1 जनरल वेटिंग लिस्ट एंड अदर स्पेशल वेटिंग लिस्ट फॉर एस सी एम्प्लॉय। तो एस सी एम्प्लॉय जो भी वेटिंग लिस्ट जब रखा जाएगा, एक तो जनरल वेटिंग लिस्ट, जैसे हमारे रेलवे में सिलेक्शन होता है
सिलेक्शन में नॉर्मल वे में जनरल SC ST सब आते हैं, और SC ST के लिए स्पेशल जब रिजर्वेशन होता है तो SC ST जंपिंग में भी पूरे आते हैं। सिमिलरली वेटिंग लिस्ट रखना है तो वहां पे दो वेटिंग रखा जाएगा, जनरल वेटिंग लिस्ट एंड अनदर स्पेशल वेटिंग लिस्ट फॉर SC ST एम्प्लॉइज फॉर अलॉटमेंट अगेंस्ट 10% कोटा। तो जो SC ST का वेटिंग लिस्ट रहेगा उसमें 10% जो रिजर्वेशन है वो टाइप 1 और टाइप 2 में है, और टाइप 3 और टाइप 4 में 5% रिजर्वेशन है, ये कहा गया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो मेन मेन बातें बता दी आपको। For reckoning the number of quarter in place or unit 50 should be the total number of type 1 type 2 quarter taken together in that place। ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि जब भी हम रिविजन की बात करेंगे किसी भी प्लेस में तो हमको टोटल पकड़ना है, टाइप 1 टाइप 2 को 50 होना चाहिए। लेकिन जब रिविजन अप्लाई करेंगे तो रिविजन परसेंटेज विल बी अप्लाइड सेपरेटली टू टाइप 1 टाइप 2। टोटल पकड़ना 50 है, वो हो सकता है मान लीजिए किसी जगह पे 20 क्वार्टर आपके टाइप 1 हो और 30 क्वार्टर आपके टाइप 2 हो, तो 20 और 30 50 हो गए, तो आपको पकड़ना है ऐसे टोटल पकड़ होना चाहिए। रिजर्वेशन जब अप्लाई करेंगे हम 10%, तो 20 अगर टाइप 1 है तो 20 का 10% 2 हो जाएगा, और 30 का अगर 10% पकड़ेंगे तो वो 3 हो जाएगा। तो इस तरह का हमको परसेंटेज आपको पकड़ना है। और यहाँ पे भी लिखा है वेटिंग लिस्ट हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली फॉर ईच टाइप ऑफ क्वार्टर। हर टाइप के लिए, टाइप 1 के लिए आपको वेटिंग लिस्ट अलग बनाना है, टाइप 2 के लिए अलग बनाना है, टाइप 3 के अलग बनाना है। क्वेश्चन पैरा 5 है, अलॉटमेंट ऑफ रेलवे क्वार्टर्स हस्बैंड एंड वाइफ पोस्टेड एट द सेम स्टेशन। ये मैं अपने पिछले वीडियो में जहाँ HRA की बात हुई है कि हस्बैंड वाइफ को अगर क्वार्टर नहीं लिया है तो HRA मिलेगा, उसमें मैं बता चुका हूँ, काफी सारी बातें हैं इसमें। अभी एक मोटा मोटा एक ही बात बता दूं कि किसी भी स्टेशन पे मेल फीमेल अगर जॉब कर रहे हैं, एक पुरुष एक महिला है, और दोनों का अगर क्वार्टर क्वार्टर है उनके पास, रेलवे क्वार्टर है, अगर दोनों शादी कर लेते हैं अगर, तो शादी करने के 1 महीने के अंदर उनको क्वार्टर सरेंडर करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो वो 1 महीने के बाद वो क्वार्टर जो है अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन माना जाएगा, और अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेशन विल टेक एक्शन टू वेकेट द क्वार्टर। ठीक है, ये एक मेन मोटा मैंने बता दिया है। सातवां बताया है, प्रेफरेंस ऑफ अलॉटमेंट टू एलिजिबल स्पाउस वार्ड शेयरिंग एकोमोडेशन विद डिसीज रेलवे डिसीज एंड रिटायर्ड एम्प्लॉइज। इसमें एक प्रेफरेंस देने की बात कही है कि अगर कोई स्पाउस है या वार्ड है, ऑलरेडी शेयरिंग कर रहा है, जो कर्मचारी है रिटायरमेंट से पहले और मर गया हो, उसके मामले में प्रेफरेंस देने के बारे में नियम बता हुआ है कि इन केस ऑफ नॉन रजिस्टर्ड रेलवे एम्प्लॉई हु आर शेयरिंग एकोमोडेशन अलॉटेड टू देयर पेरेंट्स but are not eligible for retention of the same in the event of death, retirement of their parents may be given preference for allotment of accommodation as per entitlement or one type of। अगर कोई नॉन रजिस्टर्ड रेलवे एम्प्लॉय है, वो अपने पेरेंट्स चाहे माता हो पिता हो जो रेलवे में काम कर रहे हैं उनके साथ शेयरिंग कर रहे थे, किंतु वो एलिजिबल नहीं है उसको रिटर्न करने के लिए। अगर उनके रिटायरमेंट के बाद उनका एंटरटेनमेंट कम है, हो सकता है फादर टाइप 2 में रह रहे हैं और जो बच्चा है वो टाइप 1 के लिए एलिजिबल हो, तो एंटरटेनमेंट नहीं मिल पा रहा है कि हम उसको रिटेन कर पाए, तो ऐसे मामले में प्रेफरेंस दिया जाएगा अलॉटमेंट के लिए उनके उनके बच्चों को या वाइफ को एज पर एंटाइटलमेंट, या फिर 1 ग्रेड हायर। इसमें बता दूं कि एंटाइटल मान लीजिए किसी का टाइप 1 है तो उसको 1 ग्रेड हायर क्या मिलेगा, टाइप 2 तक भी मिल सकता है इस नियम के हिसाब से। नॉर्मली कोई भी कर्मचारी है उसको जो मकान मिलता है वो उसके एंटाइटलमेंट के, मैंने जो स्टार्टिंग में जो बताया था एंटाइटलमेंट उसके हिसाब से मिलेगा। लेकिन ये जो पैरा 7 है ये उनके लिए है जिनके पेरेंट्स रेलवे में काम करते थे और रिटायर हो गए या डेथ हो गया, तो ऐसे मामले में 1 ग्रेड हायर भी मिलता है अपने, मतलब आपके जो एंटरटेनमेंट है उससे एक लेवल हायर मिलता है इस नियम के हिसाब से। जो कि पहले जो रूल था वो अप टू टाइप 3 था, और उसमें ये भी कहा गया है कि अगर किसी वजह से हायर टाइप का आप ले रहे हैं तो आपको उसका लाइसेंस फी हायर का मिलेगा। ये तो एक जनरल बात है कि आप जिस टाइप 3 का ले तो टाइप 3 भरोगे, टाइप 4 का लोगे टाइप 4 का ही पैसा भरना पड़ेगा। हालांकि रेलवे बोर्ड ने इसको स्पेसिफाई कर दिया है। पहले जो नियम था 2018 में, उसमें यह नियम था कि जो हायर एंटाइटलमेंट है वो आपको टाइप 3 तक था। अभी रेलवे बोर्ड ने एक 2019 में लेटर निकाला, RB 56/19, जिसमें ये कहा गया है कि इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड दैट द सीलिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ वन टाइप हायर एकोमोडेशन में बी एक्सटेंडेड अप टू टाइप 4 ऑन द बेसिस दैट ग्रुप सी एम्प्लॉय आर आल्सो एंटाइटल्ड फॉर टाइप 4 एकोमोडेशन। तो इसका मतलब मैं बता दूं मोटे मोटे में कि कोई भी कर्मचारी है अगर वो टाइप 2 क्वार्टर के लिए एलिजिबल है तो उसको 1 ग्रेड हायर मिलेगा टाइप 3।
इसकी लेटर की वजह से ये नहीं मिलेगा, टाइप 4 भी उसको मिल जाएगा। आपको जो भी ग्रेड है अप टू ए ग्रेड हायर ही मिलेगा, यानी अगर टाइप 2 के लिए एंटाइटल है तो टाइप 3 मिलेगा। पहले ये था कि कोई कर्मचारी था वो टाइप 3 के एंटाइटल में, और चूंकि मैक्सिमम जो 2018 है उससे पहले का जो सर्कुलर था हाईएस्ट आपको एक ग्रेड हायर में भी टाइप 3 मिलता था, इसलिए आप उसको टाइप 4 नहीं मिलता था। ये कहानी है उसके लिए, इससे जिनको टाइप 3 मिलता है। तो अब ये जो 2019 का रेलवे बोर्ड का सर्कुलर आ गया है 56/2019 आरबी नंबर, उसके हिसाब से आप टाइप 4 मिल सकता है, लेकिन आपको एक ग्रेड है। लेकिन कोई बंदा है वो अगर टाइप 2 के लिए एलिजिबल है तो उसको टाइप 4 नहीं मिलेगा, उसको टाइप 3 ही मिलेगा। तो सिर्फ आप एक ग्रेड आप हायर ले सकते हैं अगर आप शेयरिंग कर रहे हैं और किसी वजह से आप रिटेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इस नियम के हिसाब से आप कर सकते हैं। आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर, इसमें 8.1 बताया हुआ है कि आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट वेन एवर कंसिडर्ड शुड बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन आउट ऑफ टर्न रजिस्टर टू मेंटेन फॉर द बस। हमारे रेलवे में आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट देने का प्रोविजन है, अगर कुछ नियम और शर्तों का पूरा करता है कर्मचारी उसके बाद, तो आउट ऑफ टर्न का है उसके लिए अलग रजिस्टर बनाया जाएगा। प्लेसिंग ऑफ एन एम्प्लॉय इन आउट ऑफ टर्न list, however, is left to the discretion of competent authority based on the merit of each case. देखिए, आउट ऑफ टर्न रजिस्टर जैसे मैंने बताया, एक तो नॉर्मल रजिस्टर होगा, जनरल रजिस्टर, एक आउट ऑफ टर्न का अलग रजिस्टर होगा, जो कोई एम्प्लॉय डिमांड करेगा ये पॉलिसी पढ़ने के बाद कि सर मेरा आउट ऑफ टर्न के लिए मैं अप्लाई करता हूँ। तो एम्प्लॉय जो लेटर का इंटरप्रिटेशन करेगा अपने हिसाब से करेगा, यूनिट वाला भी जो इंटरप्रिटेशन करेगा अपने हिसाब से करेगा, आउट ऑफ टर्न के हिसाब से वो रजिस्टर मेंटेन करेगा उसका नाम से। और जनरल में तो उसको करना ही करना है, अपना दोनों जगह करना है। जनरल में तो करना है, जनरल सीनियरिटी से नाम आएगा उसका, और आउट ऑफ टर्न के लिए स्पेशल करना है। जैसे हम ट्रेन में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो ट्रेन में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एक इमरजेंसी कोटा होता है, तो इमरजेंसी कोटा में हम अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर वैसे ही नॉर्मल में भी आपका कई बार वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाता है, तो ईक्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे ही यहाँ पर कोई भी कर्मचारी का ऑटो टर्न के लिए अप्लाई करने का मतलब यह नहीं होता है कि उसको अपना जनरल वेटिंग में नाम नहीं लिखवाना, वहां तो उसको लिखाना है, होता है जनरल में इसको नाम मिल जाए। और ऑटो टर्न में इसमें जो बात की है, इसमें ये कही गई है, अगर कोई कर्मचारी है इसका यूनिट वाला अगर ऑटो टर्न में अप्लाई उसको रजिस्टर में नाम कर रहा है, तो इसका मतलब उसका राइट नहीं बन जाता है। तो आउट ऑफ टर्न देना है नहीं देना है, वो इट इज डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी अथॉरिटी बेस्ड ऑन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, सॉरी, डिस्क्रिप्शन विल द कंपनी अथॉरिटी। द कंपनी अथॉरिटी विल डिसाइड वेदर दिस केस जो है वो आउट ऑफ टर्न बेसिस के दायरे में आता है कि नहीं आता है। इट इज डिसाइडेड बाय द कंपनी अथॉरिटी, नॉट बाय द अथॉरिटी अदर देन एनी अथॉरिटी, और अथॉरिटी जो कि यूनिट पे है या एम्प्लॉय हिमसेल्फ। Employee himself cannot decide whether his case comes under the out of turn basis case. So it will decide only by the competent authority, जो भी क्वार्टर अलॉटमेंट करती है, हाउसिंग कमेटी है, जो भी एरिया होते हैं वो डिसाइड करेंगे। इसके अलावा 8.2 में लिखा हुआ है अलॉटमेंट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, हैंडीकेप जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी कहा गया है कि रिक्वेस्ट फ्रॉम द हैंडीकेप्ड पर्सन अपॉइंटेड ऑन रेलवे अंडर स्पेसिफिक स्कीम शुड आल्सो बी एंटरटेन for registration in out of turn register on merits of the each case with the due regards in the degree of this their disability. In particular para, it is also mentioned by the railway board that handicapped employee may also request for treating their case on out of turn basis. यानी जो handicapped employee है वो भी चाहे तो अपना मामला बोल सकते हैं कि हमारा मामला भी आउट ऑफ टर्न रजिस्टर में की तरह ट्रीट किया जाए, तो उनका नाम भी उनके रिक्वेस्ट पे आउट ऑफ टर्न में रजिस्टर किया जाएगा। बट केस फाइनली केस विल बी डिसाइड बाय द कंपनी अथॉरिटी वेदर हिज केस कम्स अंडर द आउट ऑफ टर्न बेसिस और नॉट। मतलब मामला कंपनी अथॉरिटी डिसाइड करेगा मेरिट के ऊपर कि क्या सिर्फ बीइंग हैंडीकैप इट इज नॉट योर राइट दैट योर केस विल बी ट्रीटेड एज हैंडीकैप्ड एंड एज आउट ऑफ टर्न बेसिस। ये कंपनी अथॉरिटी डिसाइड करेगी। आप ठीक है हैंडीकैप्ड है तो आपके लिए एक प्रोविजन है कि आपका जो है नाम है वो आउट ऑफ टर्न रजिस्टर में लिखा जाएगा, लेकिन बाकी केसों की तरह ये कंपनी अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि क्या वेदर इट इज अ जेन्युइन केस टू बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ टर्न बेसिस और नॉट। तो ये जस्ट मैं बता दूं आपको 8.2 पैरा बताता है। रेलवे में कुछ एडोक अलॉटमेंट और मेडिकल ग्राउंड का भी प्रोविजन है, जिसको मास्टर सर्कुलर पैरा 8.3 में बताया गया है कि कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको आउट ऑफ टर्न नहीं मिल पा रहा है, या जो मेडिकल ग्राउंड पे जो है वो आपको सिर्फ एडोक मिलता है, परमानेंट बेसिस पे नहीं मिलता आउट ऑफ टर्न। तो उसमें 8.31 बताया है कि ग्राउंड ऑफ हार्ट एलिमेंट, अगर हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी एडोक एलिमेंट मिलता है। इसमें कहा गया है हार्ट एलिमेंट हैविंग द फॉलोइंग सिम्पटम्स शुड बी इंक्लूडेड फॉर एडोक अलॉटमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड। द कंसेशन शुड हाउएवर बी ट्रीटेड रिस्ट्रिक्टेड टू सेल्फ एलिमेंट ओनली एज इंडिविजुअल। तो हाई एलिमेंट के लिए के मामले में जो
एडोक अलॉटमेंट मिलेगा रेलवे एम्प्लॉय को मकान के मामले में, वो सिर्फ तभी मिलेगा कि जो वो खुद कर्मचारी खुद बीमार हो, खुद को ही हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेल हो कि चाहे फीमेल हो। इसमें परिवार को अगर हार्ट की बीमारी है तो वहां बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। और हार्ट में क्या क्या होने चाहिए इसे बताया हुआ, हार्ट एलिमेंट हैविंग सिम्टम ऑफ ग्रेड 3 ग्रेड 4 which includes serious disabilities like angina grade 3 grade 4 or congested cardiac failure grade 3 grade 4 और malignant hypertension with symptom of grade 3 grade 4। इस तरह के मामले अगर हैं तो एडोक एलिमेंट का भी प्रोविजन है देने के लिए, सब्जेक्ट टू कंडीशन द एलिमेंट शुड बी with reference to employee himself, उसको खुद को होना चाहिए, otherwise it is not admissible in other cases if such element is having with the other than employee means अगर उसकी फैमिली को है तो नहीं मिलेगा बेनिफिट। 8.32 विथ अदर मेडिकल ग्राउंड, ये इसमें जो दूसरे ग्राउंड में वहां फैमिली को बेनिफिट दिया गया है विथ रिगार्ड टू एलिजिबिलिटी फॉर एडोक एलिमेंट ऑन अदर मेडिकल ग्राउंड सच एज पुल्मोनरी टीबी, यानी टीबी है, कैंसर है, इलनेस ऑफ पेरेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली शुड बी एक्सक्लूडेड। पेरेंट्स का मामला बीमार है तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओनली द इलनेस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ एंड ऑब्लिक और मेंबर ऑफ हिजर फैमिली। अगर दूसरी बीमारी अदर देन हार्ट, कैंसर, टीबी, ऐसे मामले में अगर एम्प्लॉय को खुद को है या उसके परिवार के सदस्यों को, परिवार की इन्होंने डेफिनेशन बताई है, wife oblique husband and the children should alone be considered for concession on ad hoc allotment on these grounds। बीमारी के ग्राउंड में फैमिली की डेफिनेशन में बताया वाइफ हस्बैंड जो भी स्पाउस और उनके बच्चे, यानी एम्प्लॉय खुद बीमार है या वाइफ या हस्बैंड बीमार है या फिर बच्चे अगर बीमार है, उनको टीबी या कैंसर है, तो उनके मामले को एड होक अलॉटमेंट में विचार किया जा सकता है। नोट में कहा गया है एग्जिस्टिंग 5% रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन जनरल पूल फॉर एड होक अलॉटमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड एंड फिजिकल हैंडिकैप वुड कंटिन्यू। इसमें जो रिजर्वेशन है एड होक अलॉटमेंट का जनरल में 5% रिजर्वेशन रहेगा। टीए पर्सनल का जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेम चीज यहाँ दोबारा 8.4 में रिपीट किया है कि टीए पर्सनल जो है वो भी एसेंशियल में माने जाएंगे और लीडरशिप जो एंथुसियास्टिक पर्सन होंगे उनको आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट में विचार किया जा सकता है। तो ये हमारा 8.4 तक खत्म हो गया। उसके बाद आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट का कुछ प्रोविजन रेलवे बोर्ड ने दिया हुआ है, इसके बाद डिटेल है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी आपको छोटा सा वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।